चलिए गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर 23 स्टार्ट करते हैं आरसीसी का। लेक्चर 23 में हम देखेंगे यूनिट 2 शेयर रिइंफोर्समेंट के बारे में। शेयर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे किसका, बीम्स का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 23 है। इसमें हम बात करेंगे शेयर रिइंफोर्समेंट की। शेयर रिइंफोर्समेंट हमारे को पता है कि जब भी हम बीम डिजाइन करते हैं, बीम हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से किया था। देन उसके बाद हमने देखा था कि अंडर रिइंफोर्स सेक्शन, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन हमारे बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर वैल्यू ऑफ एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। सेम विद अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ जो कि लिमिट स्टेट मेथड में होता था, उसको हम करते थे किससे कंपेयर, एक्चुअल लिमिटिंग से, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। तब उसके बेसिस पे हम देखते थे कि एक्चुअल डेप्थ और अल्टीमेट डेप्थ जो हमारा है और हमारा लिमिटिंग डेप्थ है, उसमें अंडर रिइंफोर्स सेक्शन कब बनेगा, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन कब बनेगा और बैलेंस सेक्शन कब बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा था पूरा बीम डिजाइन। अब बीम हमने डिजाइन कर ली, तो बीम्स को जो मेन लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हैं उसको होल्ड करने के लिए भी हमारे को क्या करना होता है, डायगोनल टेंशन क्रैक्स को भी रेजिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, शेयर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है बीम्स में। तो शेयर रिइंफोर्समेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। ये आपका बीम होता है इस तरह, दिस इज योर मेन बार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टरप्स हम क्या लगा देते हैं, शेयर रिइंफोर्समेंट को रेजिस्ट कराने के लिए जो मेन लॉन्गिट्यूडिनल बार है, इनको हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ये हमारे क्या, स्टरप्स, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टरप्स। ठीक है, इनको ही हमारे को क्या करना है, डिजाइन करना है। बीम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, बीम का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे बार है, इन बार को होल्ड करने के लिए ये स्टरप्स हमारे को क्या करना है, डिजाइन करना है। 135 डिग्री के बेंड पे हम कर देते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक जब भी आता है तो उस अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने के लिए ये हमारे जो हुक है 135 डिग्री, ये काफी प्रोमिनेंट होते हैं, ये काफी खुलते नहीं है उस टाइम। मतलब इसका पर्पस इसलिए कि हम बेंड करते हैं 135 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, कभी मान लो अर्थक्वेक आया तो एट सडन हमने 90 डिग्री पे बेंड कर दिया ना स्ट्रप्स को, तो खुलने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू 135 डिग्री। तो इस वजह से जब भी हम स्ट्रप्स को प्रोवाइड करते हैं, तो जब भी हम बैंड प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे बेंडिंग करते हैं 135 डिग्री के एंगल पे करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रप्स। इस स्ट्रप्स को हमारे को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो इसी को हम बोलते हैं शेयर रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करना है। शेयर रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करना है। अब शेयर की बात आ रही है, तो शेयर की बात आने से पहले हमारे को पता है कि कोई भी अगर हम नॉर्मल होमोजीनियस कंक्रीट मान के चलते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेंथ होती है, कौन सी स्ट्रेंथ, एक तो हमारे होते हैं फ्लक्चरल स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम अगर किसी भी बीम का मैं बनाता हूँ तो किस तरह बनता है, कोई मान लो बीम है कोई, इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है वो कैसा बनता है, लीनियर होता है, यस और नो। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर विद मिनिमम एट द क्रिटिकल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर। तो ये आपका हमेशा जो वेरी करता है बेंडिंग स्ट्रेस का। बेंडिंग स्ट्रेस आपने पढ़ा होगा फ्लक्चरल फॉर्मूला से, आपने पढ़ा है फ्लक्चरल स्ट्रेंथ, और m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r, यस और नो। दिस इज योर सिग्मा, दिस इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज योर फाइबर। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डायग्राम बनाया। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, my अपॉन i, my अपॉन i। For the homogeneous concrete structure, the stresses, bending stresses is equivalent to my upon i। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे हैं शेयर रिइंफोर्समेंट की। तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम हमेशा 2 मार्क्स क्वेश्चन है, वाइवा का क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम आप बना के दिखाइए किसी भी बीम का। ठीक है, तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर, मैक्सिमम होंगे टॉप फाइबर पे, आउटर मोस्ट फाइबर्स पे बेसिकली, और मिनिमम होंगे 0, मतलब लीनियरली वेरी करता है। शेयर स्ट्रेस डायग्राम अगर आपको बनाना है, तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम आपका होमोजेनियस कंक्रीट स्ट्रक्चर का होता है पैराबोलिक। कितना होता है, पैराबोलिक। तो इसका जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर आपको कभी भी बनाने को आता है, तो आप इस तरह का बना देंगे। दिस इज योर व्हाट, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में मैक्सिमम कहां पे आपका, मैक्सिमम, दिस इज योर क्यू मैक्स, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बट जो फ्लक्चरल स्ट्रेंथ होते हैं, जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है, वो न्यूट्रल एक्सिस पे मिनिमम होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो Q इज इक्वल टू, आपने सो में पढ़ा था, V अपॉन IB इंटू A बार। Q इज इक्वल टू व्हाट, V इज द शेयर फोर्स अपॉन I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वेट इनटू व्हाट, A Y बार। ये होता है, दिस इज द शेयर स्ट्रेस फॉर
होमोजीनियस कंक्रीट, दिस इज द शियर स्ट्रेस फॉर योर होमोजीनियस कंक्रीट, ठीक है। अब हम आरसीसी भी है इसके अंदर, आरसीसी भी एम्बेड है, तो शियर स्ट्रेस डायग्राम जो हमारा बनता है वो किस इस तरह बन जाता है, जो आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए, बस इस तरह यहां तक ये मैक्सिमम हो जाता है। दिस इज योर शियर स्ट्रेस डायग्राम फॉर आरसीसी। ये किसके लिए हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए क्यू मैक्स यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। तो फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर द शियर स्ट्रेस डायग्राम विल बी लुकिंग लाइक दिस, एंड फॉर दिस these are your what, these are your for homogeneous RC concrete structures, homogeneous। हम कंक्रीट को कैसा मान के ट्रीट करते हैं, डिजाइन करते हैं, होमोजीनियस। कंक्रीट इज अ होमोजीनियस मटेरियल, तो होमोजीनियस कंक्रीट को हम मानते हैं, तो शियर स्ट्रेस डायग्राम हमारा पैराबोलिक मिलता है। और अगर मैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो उसमें हमारा जो शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है वो इस तरह यहाँ पे क्यू मैक्स मिलता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या था, शियर स्ट्रेस डायग्राम और आपका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम लीनियर होता है, याद रखना। व्हाट इज दिस, दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस। वाइवा और इंटरव्यू के क्वेश्चन है ये सारे। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर, शियर स्ट्रेस डायग्राम इज पैराबोलिक विद मैक्सिमम एट द क्रिटिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका था Q इज इक्वल टू V अपॉन AB इंटू AY बार, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपका, ये था आपका फ्लक्सुरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम, फ्लक्सुरल फॉर्मूला। क्लियर है। व्हाट इज दिस, E मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, R डेप्थ का आधा D/2 हो जाता था, ठीक है। और Y इज D/2, R इज योर, R क्या होता है, हाँ नहीं, M अपॉन I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन Y इज इक्वल टू E अपॉन R। भाई बीम जब आप बनाते थे यहाँ पे ऐसे लोड लगाते हो तो R से क्या आता है, रिएक्शन कहाँ से आ जाएगा, डिस्टेंस ही होती है कुछ भी, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ से आप E अपॉन R, सिग्मा अपॉन Y, M अपॉन I, यहाँ से आप इसका सिग्निफिकेंस था, ठीक है। बट हमारा होमोजीनियस स्ट्रक्चर तो हम कंसीडर करते हैं, बट हमारे कंक्रीट जब भी हम डिजाइन करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट भी रहेगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर जो होता है वो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमारा जो पैराबोलिक जो हमारा जो व्हाट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह का मिलता है। अब मैं बात करता हूँ शियर रीइंफोर्समेंट की। मुझे ये बताइए, कोई बीम है जिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्ट हो रहा है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप कितना बना लेते हो, हाँ बताओ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं आपसे पूछता हूँ, दिस इज द जनरल क्वेश्चन व्हिच कैन बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ठीक है। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी जनरल इन सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। Either you go for competitive examination, either you go for private or government interview exams, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूँ, if this is your simply supported beam, if this is your simply supported beam, which is having uniformly distributed load over the entire span, simply supported beam क्यों बोल रहा हूँ, these two are your simple supports of span what L, ठीक है। क्लियर है। और W किलोन्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी इस पे एक्ट कर रही है, W किलोन्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी इज एक्टिंग ओवर दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड we are interested in finding out the bending moment of this beam. So bending moment for this parabolic, bending moment for this simply supported beam is your parabolic, which is having a sagging moment and the maximum intensity of which is WL square upon 8. So this is your what, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक मान लो किसी भी सेक्शन पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे M मैक्स मिलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट मिल गया M1, ठीक है। क्लियर है। अब मैं इसी बीम का बोलता हूँ आपको शियर फोर्स डायग्राम बना के दिखाइए, शियर फोर्स डायग्राम बना के दिखाइए। तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होता है, लीनियर होता है, सिंपल लीनियर होता है, यस और नो, यस और नो, विद मैक्सिमम एट द सपोर्ट एंड मिनिमम एट द सेंटर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू V मैक्स, यहाँ पे आपको मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू मिलेगी V मैक्स, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपका कौन सा सेक्शन है, व्हाट इज दिस सेक्शन, यहाँ पे आपको V1 मिल गया मान लो, ठीक है। अगर ये आपका क्या है, हाँ ये आपका क्या है, सपोर्ट है, मान लो सपोर्ट मतलब यहाँ पे क्या आते होंगे, कॉलम आते होंगे, बीम पे यहाँ पे कॉलम आ रहे होंगे ना, इधर यहाँ पे कॉलम आ रहे होंगे, यस और नो,
तो जो क्रिटिकल सेक्शन होता है शियर फोर्स के लिए, शियर के लिए, वो कहां पे एक्ट करता है? वो क्रिटिकल सेक्शन एक्ट करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट? d फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रैक्स डेवलप कैसे होंगे? यहां से लेके यहां तक जाएंगे। ये क्रैक्स कैसे जाएंगे? यहां से लेके यहां तक जाएंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? d। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? d। d कौन सी? डेप्थ ऑफ द बीम, स्मॉल डेप्थ, स्मॉल d। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम ओवरऑल डेप्थ होता है, और टेंशन तक जो हमारी बीम की डेप्थ होती है वो d डिस्टेंस तक। कहां से? फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। सपोर्ट के फेस से d डिस्टेंस तक क्रिटिकल सेक्शन मिलता है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं तो क्रिटिकल सेक्शन कहां पे मिलता है शियर रिइंफोर्समेंट के लिए? एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। तो क्रिटिकल डिस्टेंस is at d distance from face. This is another important question which can be asked in your interview. क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर कहां पे मिलता है? फेस ऑफ द सपोर्ट पे नहीं मिलता, d डिस्टेंस पे मिलता है फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। क्लियर है? d इफेक्टिव डेप्थ। जैसे ये बीम बनी होगी ना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी ये, जैसे ना ये रीइंफोर्समेंट, तो ये d डिस्टेंस है। तो ये जितनी भी डिस्टेंस होगी उतना यहां से लेंथ के हिसाब से इतनी डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। क्लियर है? तो इस क्रिटिकल सेक्शन के लिए अगर आप डिजाइन कर दोगे तो मैक्सिमम के लिए तो डिजाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्रिटिकल सेक्शन इज द वीकेस्ट सेक्शन। और क्रिटिकल सेक्शन बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्शन होता है। क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा जहां पे लोड आ जाए तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो क्रिटिकल सेक्शन तो d डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। शियर फोर्स आपने बना दिया, बेंडिंग मोमेंट आपने बना दिया, क्रिटिकल सेक्शन आपने देख लिया। ठीक है? तो ये आपका था पूरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आरसीसी में आपको पता होना चाहिए शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करने के लिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट और बता देता हूं, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट की कंडीशन। व्हाई वी प्रोवाइड मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इन द बीम्स? दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? व्हाई वी प्रोवाइड मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट? टू रेजिस्ट योर डायगोनल टेंशन क्रैक्स। डायगोनल क्रैक्स जो आ रहे हैं, ये तीसरा था डायगोनल क्रैक्स, ये आ रहे हैं ना डायगोनली, जा रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। इनको रेजिस्ट करने के लिए आपका शियर रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, टू रेजिस्ट योर टेम्परेचर और श्रिंकेज स्ट्रेसेस को भी रेजिस्ट करता है, डबल एक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल बार का डबल एक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है? ये सारी चीजों की वजह से हम मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब शियर रिइंफोर्समेंट को हम प्रोवाइड करते हैं किस किस तरीके से करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रप्स। स्ट्रप्स जो हमने देखी थी वहां पे, स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं। अब स्ट्रप्स भी हमारी दो तीन तरह के, मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रप्स बोल सकते हो, या फिर हम एज पर योर पोजीशन कि इंक्लाइंड स्ट्रप प्रोवाइड कर सकते हो, वर्टिकल स्ट्रप प्रोवाइड कर सकते हो, और इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार्स आप शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। बेंट अप बार्स क्या होती है? बेंट अप बार्स आर द मेन बार्स ही होती है बेसिकली, जो ऊपर से चलती हैं और बेंड हो जाती है एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन L/4। सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस से ज्यादा बेंड नहीं करते हैं कभी भी बेंट अप बार को। तो these bent up bars are the main bars which can be provided as a shear reinforcement। और जो भी आपका नेट वर्टिकल शियर फोर्स रेजिस्ट करता है बेंट अप बार, वो 50% से ज्यादा कभी रेजिस्ट नहीं करता है। जो भी आपका शियर फोर्स रेजिस्ट होगा शियर रिइंफोर्समेंट के द्वारा, उसका 50% से ज्यादा कभी भी रेजिस्ट नहीं करता। अभी हम देखेंगे उसको बेंट अप बार्स। ठीक है? तो अब सबसे पहले हमारे को जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज दिस शियर फोर्स। शियर फोर्स का मैंने एक आपको एग्जांपल बता दिया। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम कहां पे है? सपोर्ट्स पे। मैक्सिमम सपोर्ट्स पे, तो जो स्ट्रप्स प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट के पास पास, वो काफी पास पास होंगे, डिस्टेंस उसकी काफी कम होगी। और सेंटर पे हमारा क्या है? मैक्सिमम। सेंटर पर मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम है। सेंटर पर मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या है कि शियर रिइंफोर्समेंट, जो शियर फोर्स रेजिस्ट होगा, मतलब सेंटर पे जो हम स्ट्रप्स प्रोवाइड करेंगे वो कम करेंगे, मतलब हमारे को डिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो दिस इज द टेक्निकल आंसर। ठीक है? शियर रिइंफोर्समेंट और स्ट्रप्स कहां कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें पता पड़ गई अब आपको। अब मैं शियर रिइंफोर्समेंट के डिजाइन की बात करता हूं। ठीक है? शियर रिइंफोर्समेंट का डिजाइन जैसे हमारा हो जाएगा, पूरा हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगले 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 23 एंड अनदर 4 लेक्चर्स वी विल टेक टू कंप्लीट दिस यूनिट 2। एंड तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 28 वी कंप्लीट दिस शियर रिइंफोर्समेंट। आफ्टर दैट वी विल स्टडी व्हाट? डिजाइन ऑफ स्लैब, और या फिर डिजाइन ऑफ कॉलम हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? ठीक है?
तो शियर रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए टाउ वी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो कि आपको अब नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आओगे किसको लेके आएंगे, आईएस कोड को लेके आएंगे, ठीक है। तो टाउ वी, दिस इज योर टाउ वी। टाउ वी क्या होता है, टाउ किससे डिनोट, टाउ को क्या बोलता हूं मैं, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो टाउ वी मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हिच इज हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, टाउ वी की वैल्यू क्या बनती है हमारे को, VU अपॉन BD। नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सिंपल, अरे स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लोड मतलब शियर फोर्स, VU, U मतलब अल्टीमेट की बात कर रहा हूं, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन जब कर रहे हैं सब कुछ LSM से डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैक्टर कर दिया मैंने, अल्टीमेट तक पहुंचा दिया, 1.5 लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी शियर फोर्स की वैल्यू को, यस और नो। U मतलब अल्टीमेट तक पहुंचाया मैंने, ठीक है। VU अपॉन B इंटू DB इंटू D इज योर एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू नथिंग बट लोड अपॉन एरिया। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू VU अपॉन BD। तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, स्ट्रेस की वैल्यू किस में आती है बताओ, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो जब भी आंसर आएगा इसका किस में आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, क्योंकि जब भी विड्थ आपको क्वेश्चन में दी होगी 300 mm 200 mm mm में दी होगी, डेप्थ भी 200 mm में दी होगी, और शियर फोर्स की वैल्यू किलो न्यूटन में होगी, यस और नो। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल दोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो यहाँ पे 280 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो किलो न्यूटन को 10⁻³ कर दोगे तो ऊपर बन जाएगा न्यूटन, नीचे बन जाएगा mm इंटू mm, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो। इज इट वेरी क्लियर ना, समझ में आ रहा है। तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस मिल जाएगा, जो कि हमारे को पता करना पड़ेगा कि कोई भी बीम दी हुई है, जितना भी लोड दिया है उस बीम पे, उसकी वजह से नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज ओनली फॉर योर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है टाउ वी इज इक्वल टू VU अपॉन BD, ठीक है, उसके केस के लिए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम हम मान के चल रहे हैं, तो टाउ वी हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया, यस और नो, ठीक है। नाउ दूसरा स्टेप है आपका टाउ सी मैक्स। व्हाट इज दिस, टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स क्या है, टाउ सी की मैं बात करता हूं, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस, ये तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, किसी भी बीम में, इन अ बीम विद शियर रिइंफोर्समेंट। क्या है, क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन अ बीम विद शियर रिइंफोर्समेंट। मैक्सिमम बोल रहा हूं ना मैं, मैक्सिमम बोल रहा हूं मतलब शियर रिइंफोर्समेंट भी मैंने प्रोवाइड कर दिया उसमें, और बीम की खुद की शियर स्ट्रेस तो होती है रेजिस्ट करने की, वो भी है, प्लस शियर रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर दिया, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू से टाउ सी मैक्स बनेगा, दैट इज योर टाउ सी मैक्स। तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू जो भी आपकी होगी, ठीक है, टाउ सी मैक्स की जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू कभी भी हमारी टाउ वी से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। मान लो टाउ वी की वैल्यू आई मेरी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउ सी मैक्स डिपेंड किस पे करेगा, ग्रिड ऑफ कंक्रीट पे, सेम कंक्रीट के ग्रिड में, जो कि आईएस कोड में टेबल दी हुई है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में, वहां से आप टाउ सी मैक्स की वैल्यू रेफर कर लोगे। क्वेश्चन में M25 बोलेगा तो M25 का टाउ सी मैक्स की वैल्यू नोट कर लोगे। मान लो टाउ सी मैक्स की वैल्यू वो बोल रहा है 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, से फॉर एग्जांपल फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूं तो, क्लियर, यस और नो। तो यहां पे देखो टाउ वी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। ये आ रही है कंडीशन, ये कंडीशन आ रही है, तो इस कंडीशन को एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, देयर इज नॉट नो अनदर ऑप्शन, वी हैव टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द बीम, मतलब हमारे को डेप्थ को बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि टाउ वी की वैल्यू कम हो किससे, टाउ सी मैक्स से। मैंने क्या बोला आपको कि टाउ सी मैक्स की वैल्यू रेफर करोगे आईएस कोड बुक से, आईएस कोड बुक में जो भी टाउ वी की वैल्यू दी होगी डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रिड ऑफ कंक्रीट, वहां से आप टाउ वी की वैल्यू डायरेक्टली टाउ सी मैक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लोगे। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन दोनों में कंपैरिजन करोगे कि टाउ सी की वैल्यू हमेशा छोटी होनी ही चाहिए, है ना भाई। टाउ सी मैक्सिमम बोल रहा है, मतलब शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन अ बीम विद शियर रिइंफोर्समेंट,
इस वैल्यू से तो कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। अगर ज्यादा होगी, अगर आ गई ज्यादा, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, तो आपको बीम का डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा या फिर डेप्थ चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि टाउ वी की वैल्यू हमेशा छोटी आनी चाहिए। क्लियर है? तो टाउ वी की वैल्यू हमेशा छोटी आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो इसका एक सिग्निफिकेंस लिख लो, टाउ सी मैक्स क्या बोलते हैं? टाउ सी मैक्स इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, लिखिए, टाउ सी मैक्स इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन अ बीम, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन अ बीम, shear strength of concrete in a beam, shear strength of concrete in a beam with shear reinforcement. shear reinforcement मैंने प्रोवाइड भी कर दिया है, उसके बाद भी हमारा जो वैल्यू है वो हमारी है टाउ सी मैक्स विथ shear reinforcement, ठीक है। अब ये लिख लीजिए, इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, if tau v is greater than tau c max, then there is no other option, then there is no other option, we have to change the dimension of the beam or we have to increase the depth of the beam, या फिर we have to change the dimension of the beam or we have to increase the depth of the beam, ठीक है। so that अगर बढ़ा दिया हमने डायमेंशन तो क्या हो जाएगा? टाउ वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी टाउ सी मैक्स से। यही हमारे को कंडीशन अभी करनी है, क्लियर है? सो दैट टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्स, ठीक है। अब टाउ सी मैक्स की एक टेबल बना लीजिए, टाउ सी मैक्स की टेबल बना लीजिए, उस वैल्यू को आप नोट करिए, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। यहां पे लिख लीजिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M15, M20, M25, M30, M35, समथिंग M40, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू, ऑल दीज वैल्यूज आर इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। टाउ सी मैक्स की वैल्यू M15 के लिए है 2.5 न्यूटन। ये LSM के केस में बात कर रहा हूं, दिस इज योर LSM, लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में टाउ सी की वैल्यू हमारे को डील नहीं करना, पहली बात तो हमारा सिलेबस में नहीं शेयर रिइंफोर्समेंट को वर्किंग स्ट्रेस है। तो अब मैं जो भी बातें करूंगा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से ही बात करूंगा। तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू LSM में कितनी हुई है? M15 के लिए 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7 और M40 के लिए होगी 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। These are the values of tau c max which is given in your table number 20, table number 20 of IS 456-2000। IS 456 की टेबल नंबर 20 में कल से आप IS कोड बुक लेके आएंगे, तब हम सारे चीजों को रेफर करना देख लेंगे, सिग्मा ST, सिग्मा SV जो हमने पहले भी छोटा हुआ था, और सिग्मा CBC की वैल्यूज, ठीक है। तो टेबल नंबर 20 में आपको IS 456-2000 में ये वैल्यू गिवन होगी, तो उसके बेसिस पे आप क्या कर लोगे? टाउ सी मैक्स की वैल्यू को निकाल लोगे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज योर टाउ सी। नेक्स्ट लिखिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट इज योर, बेटा सुन लीजिए, दिस यूनिट इज वेरी इजी। 3 चीज निकाल लोगे आराम से, टाउ वी निकाल लोगे, टाउ सी मैक्स निकाल लोगे, देख लोगे, बहुत कुछ नहीं करना इस वाली यूनिट में। यही है स्टेप्स, इसी के बेस पे डिजाइन होगा, इसी के बेस पे कैलकुलेशन होगी, बस होगा, ठीक है। इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टाउ सी, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ये without shear reinforcement. What is this? Without shear reinforcement. Without shear reinforcement. Shear strength of concrete without shear reinforcement. Clear है? तो ये है आपका टाउ सी, क्लियर।
नाउ टाउ भी आपने निकाल लिया, टाउ सी मैक्स से चेक करा, नाउ फिर टाउ सी आप निकालोगे, ठीक है। तो जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट, ये डिपेंड करता है किस किस पे, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट पे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड करता है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड सेकंड इज percentage of tensile reinforcement। परसेंटेज P के बेसिस पे हम देखते हैं, इसको हम निकालते हैं AST/BD इंटू 100 से। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की वैल्यू ये भी IS कोड बुक में टेबल डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे दी होगी। एक साइड दिया होगा परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, परसेंटेज P, जिसको मैं क्या बोलता हूं, परसेंटेज P, ठीक है। ये कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द स्टील पता होगा अपॉन BD इंटू 100 से आपको परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट परसेंटेज P की वैल्यू मिल जाएगी, और क्वेश्चन में दिया होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। उन दोनों के रेस्पेक्ट में आप वैल्यू देखोगे और टाउ सी की वैल्यू नोट कर लो। क्लियर है? इजी है ना? यस और नो? तीसरा स्टेप बहुत इजी है। टाउ सी निकालना है, टाउ सी कुछ भी नहीं करना, दो चीज पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। तो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट आपने देख लिया, AST/BD इंटू 100 से निकल जाएगा। उस वैल्यू को पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे, वहां से हमारी किसकी वैल्यू मिल जाएगी? टाउ सी की, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन दीज टू फैक्टर्स। ये पूछता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज, ये पता होना चाहिए हमेशा, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक है, यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? कोई दिक्कत? नोट कर लिया? ना उसके बाद हमारा जो आता है शियर रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। एक होता है VS, एक होता है VU, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? टाउ सी BD, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट करिए, therefore as shear strength of concrete VC is equal to tau C into BD, as यहां लिख लो, as shear strength of concrete is given as VC is equal to tau C BD। Next, fourth important aspect is net shear force to be resisted by shear reinforcement. Net shear force to be resisted by shear reinforcement. Net shear force to be resisted by shear reinforcement, VS is equal to V minus VC. VS is equal to V minus VC, ठीक है। ये क्या है? VS क्या है? जो भी shear force, that is the V, shear force resist कौन करेगा? shear reinforcement। shear force जो resist करेगा shear reinforcement, वो कैसे मिलेगा मुझे? टोटल V क्या है आपका? जो भी shear force, भाई कुछ ना कुछ कंक्रीट की बीम, कंक्रीट भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं shear force resist कर रहा होगा, तो V माइनस VC, ऊपर वाला VC, टाउ सी BD। तो V कैसे निकलता है? टाउ V इंटू BD माइनस VC कैसे निकलता है? टाउ सी इंटू BD। तो टाउ V माइनस टाउ सी ब्रैकेट में B इंटू D, तो V होता है टाउ V इंटू BD और VC को लिखते हैं हम टाउ C इंटू BD। तो इसको मैं अगर BD को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? टाउ V माइनस टाउ C इंटू BD। दिस shear force is to be resisted by shear reinforcement। जो shear reinforcement, net shear reinforcement मैंने बोला ना, net shear force कौन रेजिस्ट करेगा shear reinforcement के द्वारा? कैसे निकलेगा? टाउ V माइनस टाउ C ब्रैकेट के अंदर B इंटू D।
टाउ भी पता है आपको, निकाल लिया था आपने नॉमिनल शियर स्ट्रेस। टाउ सी आपने देख लिया था परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट से B इंटू डी। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी VS की वैल्यू, ये जो VS की वैल्यू आएगी ये कौन रेजिस्ट करेगा? नेट शियर फोर्स, ये शियर रीइंफोर्समेंट के द्वारा रेजिस्ट होगा। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, ये बीम है, बीम पे मैंने कंक्रीट डाला, कंक्रीट की खुद की भी कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ होगी, कहीं ना कहीं तो होगी ना। तो वो नेट जो कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ होगी वो है टाउ V इंटू बी, ठीक है, बीम के अंदर। क्लियर है? ये कंक्रीट के पार्ट की बात है, टाउ C इंटू बी डी, जो कंक्रीट की खुद की स्ट्रेंथ है। ये टाउ V इंटू बी डी जो नेट जो आपका बीम, जो बीम पे शियर फोर्स आ रहा है उसकी है, माइनस कंक्रीट की टाउ C बी डी। तो ये जो टोटल है ये नेट शियर फोर्स बना। नेट शियर फोर्स कौन रेजिस्ट कर रहा है? टोटल में से उसको माइनस कर, बस टोटल में से माइनस कर दिया तो वो हमारा शियर रीइंफोर्समेंट रेजिस्ट कर रहा है। बात खत्म। टोटल आपको शियर रीइंफोर्समेंट रेजिस्ट करवाना है, ठीक है ना? क्लियर है? तो दिस इज द नेट शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय शियर रीइंफोर्समेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन करेंगे हम। ये आपको मिल गया, ये क्या मिल गया आपको? अभी ये क्या वैल्यू मिली? ये मुझे शियर रीइंफोर्समेंट कितना लोड लेगा, यस और नो? इसको देखो सिंपली समझते जाओ। VS मतलब एक तरीके से मुझे जो डिजाइन करना है, किसको डिजाइन करना है बताओ? शियर रीइंफोर्समेंट। अब उसको डिजाइन करने के लिए लोड पता होना चाहिए ना, ये पता पड़ गया मुझे, समझ में आ रहा है? ये पता पड़ गया। अब ये मान लो जो 500-1500 किलो न्यूटन आया, 2500 किलो न्यूटन आया, उस 2500 किलो न्यूटन के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड स्ट्रप, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रप और इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार्स। बस तो VS निकाल लोगे। पहली बात तो देखो क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो VS ही पूछ लेगा नेट शियर फोर्स कितना रेजिस्ट हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन डिजाइन करवा देगा। तो यहां तक तो करना ही पड़ेगा, फिर डिजाइन और कर लोगे, आप डिजाइन कर लोगे। क्लियर? तो लास्ट स्टेप लिख लीजिए, डिजाइन ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। डिजाइन ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ शियर reinforcement in the form of vertical struts, in the form of inclined strut, in the form of bent up bars, bent up bars. बेंट अप बार जब भी हम प्रोवाइड करते हैं, ये इट शुड नॉट बी बेंड बियॉन्ड L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। ये आपकी जो बीम है, मान लीजिए यहाँ पे आपका मेन रीइंफोर्समेंट जा रहा होगा, तो इसी मेन रीइंफोर्समेंट के साथ L/4 डिस्टेंस पे इस तरफ बेंड करेंगे, यहाँ से फिर वेल्ड करेंगे, यहाँ पे चला जाएगा। ये आपकी क्या है? बेंड L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। सर मेरी बार होगी या दूसरी बार होगी? कौन सी? ये मेन बार ही तो, तभी मैं बोल रहा हूँ बेंट अप बार्स आर द मेन बार्स। मेन बार्स के साथ ही इसको बेंड करते हैं, ये मेन बार की कैटेगरी में आती है, ठीक है? और शियर रीइंफोर्समेंट को भी डिजाइन रेजिस्ट करती है। तो बेंट अप बार्स आर द मेन बार्स व्हिच कैन बी, इस तरह आती है मेन बार से, फिर यहाँ पे बेंड करते हैं। बेंड इस L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट से ज्यादा नहीं बेंड करना होता। कितने से ज्यादा? L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट से ज्यादा बेंड नहीं करना होता। और जब भी बेंट अप बार्स को हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन को बेंट अप बार को भी करेंगे, तो बेंट अप बार जब भी हम डिजाइन करते हैं, ये कभी भी जो भी नेट शियर फोर्स, शियर रीइंफोर्समेंट रेजिस्ट कर रहा है, इसका 50% से ज्यादा बेंड रेजिस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो बेंट अप बार्स जब भी हम डिजाइन करेंगे, जो भी नेट शियर फोर्स है उसके 50% से ज्यादा कभी भी रेजिस्ट नहीं करेगा। तो ये बेंट अप बार्स हो गई, L/4 डिस्टेंस पे हो गया। इंक्लाइंड स्ट्रप्स के टर्म में कराएंगे और हम वर्टिकल स्ट्रप्स के टर्म में कराएंगे। तो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की कंडीशन क्या होती है? मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की कंडीशन होती है ASV अपॉन B इंटू SV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 टाइम्स ऑफ Fy। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्ट्रप, फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्ट्रप्स। ASV में निकल जाएगा एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रप्स, SV is your spacing of the vertical struts, ठीक है ना? तो SV की भी फॉर्मूला यहां से निकाल दोगे, ठीक है? तो ये मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की कंडीशन है। ये क्या है आपका? मिनिमम
shear reinforcement की कंडीशन है। ASV upon BSV is greater than equal to 0.4 upon 0.87 times of Fy। क्लियर है? यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? तो वर्टिकल स्ट्रप्स, इंक्लाइंड स्ट्रप्स और बेंट अप बार्स। तो बेंट अप बार्स अभी आपने देख लिया, बेंट अप बार्स का जब हम डिजाइन करेंगे तो उसके बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे। क्लियर है? इजी है? इज इट इजी? अरे बहुत इजी है ना ये तो। यस और नो? हाँ बहुत इजी है। चलो सफिशिएंट है इतना? चलो ठीक है। तो अब इसके बाद मैं बात करूंगा 2 लेज स्ट्रप क्या होता है, 5 लेज स्ट्रप क्या होता है। ठीक है, ये मान लीजिए बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये आपके मेन रिइंफोर्समेंट है, दिस इज योर बेंट अप बार। यहां से सामने से देख रहे हो तो कितनी लेग्स दिख रही है इसकी? 2 तो इसको हम बोलेंगे 2 लेग्ड स्ट्रप्स। ठीक है, ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। 2 लेज स्ट्रप बना के दिखाइए। एक और कोई बीम दे दी, मान लो यहां पे बीम इस तरह की है। सर उसमें लेग कौन सा है? साइड से दिख रहा है भाई। ये और 2। ठीक है, एक और बोल दिया मान लो आपको, ये कितना लेग स्ट्रप है? 4 लेग स्ट्रप। दिस इज योर 4 लेग्ड स्ट्रप्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्ट्रप्स कैसे निकालते हो? जितने नंबर ऑफ लेग्स होंगे तो नंबर ऑफ लेग्स मल्टीप्लाई बाय स्ट्रप का एरिया, π/4 डाया स्क्वायर, π/4 इनटू डायमीटर ऑफ स्ट्रप। डायमीटर ऑफ स्ट्रप 8 mm का यूज कर रहे हो तो 8 mm का स्क्वायर इनटू π/4 इनटू 2। तो ये इस 2 लेज स्ट्रप का आपको क्या मिल जाएगा? एरिया। 5 लेज स्ट्रप का एरिया निकालना है तो 5 इनटू π/4 इनटू, अगर 8 mm, ये आपके ऊपर है। जब आप डिजाइन करते हो तो डायमीटर तो आप खुद चूज करते हो ना। पहले भी आपने देखा था, यस और नो? तो डायमीटर 8 mm का चूज कर रहे हो, 10 mm का चूज कर रहे हो, 12 mm का चूज कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपको एरिया ऑफ स्ट्रप मिल जाएगा। क्लियर? यस और नो? यस सर। क्लियर? तो यहां तक आपका ये हो गया। अब जो आपका VS है, VS क्या था? नेट शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय शियर रिइंफोर्समेंट। वो आपका शियर रिइंफोर्समेंट जो रेजिस्ट करता है वो कैसे निकलता है? वो निकलता है नंबर ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। लिख लीजिए VS इज इक्वल टू नंबर ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रप्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रप्स मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रप्स, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रप्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रप्स, इससे आपको क्या मिल जाएगा? VS मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट कैसे निकालेंगे? अगर ये कोई बीम है, ये शियर स्ट्रप्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका स्पेसिंग है SV और ये टोटल क्रिटिकल डेप्थ तक D तक स्पेसिंग है, तो कितना हो जाएगा इसका नंबर ऑफ स्ट्रप्स? D/SV। ठीक है, तो नंबर ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट मतलब D/SV मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रप इज ASV into strength of struts is 0.87 times of Fy into 0.87 times of Fy। क्लियर है? 0.87 times of Fy या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिग्मा SV। ठीक है, तो यहां से आप स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट निकाल सकते हैं। ये आपका था VS क्या है? ये व्हाट इज दिस VS? नेट शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय शियर रिइंफोर्समेंट। तो स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रप्स बता दो कितना हो गया? इधर चला जाएगा VS, तो 0.87 Fy ASV D/VS कितना हो गया?
यहां पे आपका खत्म हो जाता है पार्ट। या आपने देखा नेट shear force to be resisted by shear reinforcement can be calculated as number of shear reinforcement which can be further calculated as d distance पे लग रहे हैं, SV इसकी स्पेसिंग है, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ shear reinforcement d upon SV into cross sectional area of strut is ASV into strength of the strut is 0.87 times of Fy। क्लियर है? तो SV कितना हो जाएगा? स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement अगर आपको निकालना है, स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement SV is equal to बताओ d upon VS into ASV into 0.87 times of Fy। दिस इज द स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement। स्पेसिंग मिल गया, एरिया मिल गया, VS मिल गया, VUS मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब आपका यहाँ पे shear reinforcement हो जाएगा। थैंक यू सर। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इस लेक्चर नंबर 23 में आप लोगों ने, अगर मैं आउटकम की बात करता हूँ, लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग आउटकम में आप लोगों ने क्या क्या देखा? shear reinforcement क्या होता है, किस तरह हम shear reinforcement को डिजाइन करते हैं, shear reinforcement की मिनिमम कंडीशन क्या है, मिनिमम shear reinforcement की कंडीशन क्या है, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रप्स, 2 लेग्ड स्ट्रप, 4 लेग्ड स्ट्रप, 5 लेग्ड स्ट्रप कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज आपने देखा। और वर्टिकल टाउ वी क्या होता है, टाउ सी क्या होता है, टाउ सी मैक्स क्या होता है, तीनों में डिफरेंस देगा। जब हमारी टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे को बीम के डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा डायमेंशन को, ठीक है, जिससे कि टाउ सी मैक्स की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही बनी रहे। टाउ सी मैक्स की वैल्यू कहां से मिलती है? IS कोड के टेबल नंबर 20 से। क्लियर? और टाउ सी की वैल्यू डिपेंड करती है ग्रिड ऑफ कंक्रीट पे और परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट पे। Is it clear? So thank you so much for watching. Do subscribe this channel. Search Made Easy. Thank you so much.